हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 7 की जो उड़ान प्रोजेक्ट के तहत हमें कार्यपुस्तिका मिली है, उसमें हम गणित का पहला पाठ हल करेंगे। इसमें हम पहला पाठ पूर्णांक हल करते हैं। तो इसमें हमें जो जो भी प्रश्न हल करने हैं वो पूर्णांक से ही संबंधित होंगे। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं। अध्यापक बोलते हैं कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो आप यहाँ पर जितने आपके परिवार में सदस्य हैं वो लिख सकते हैं। जैसे 6 हैं तो 6 लिख दिया, 4 होंगे तो 4 लिख देना, 7, 8, 9, 10 जितने भी हैं वो यहाँ पर लिख देना। अध्यापक आपके पास कितने पेन हैं। तो आपके पास जितने भी पेन है वो लिख देना। यहाँ अगर 4 हैं तो 4 लिख देना, 5 है तो 5, 6, 7 जो भी हैं लिख देना। आपके बैग में कितनी पुस्तकें हैं। बच्चे बैग में पुस्तकें गिनने के बाद उत्तर देते हैं कि 10। किसी के पास 10 होंगी, किसी के पास 9 होंगी, किसी के पास ज़्यादा कम भी हो सकती हैं। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अध्यापक हम जब भी गिनना आरंभ करते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में जाना था, इन गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो 1 से जब शुरू करते हैं गिनना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो होती हैं ये प्राकृत संख्या होती हैं। इंग्लिश में इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या हम अपने स्कूल के बच्चों की संख्या गिन सकते हैं? हाँ, हम गिन सकते हैं। हमारे स्कूल में 500 बच्चे हैं, 300, 400, 500, 600 जो भी है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अध्यापक क्या हम आपके गांव या शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या भी गिन सकते हैं? हाँ, हम गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या भी गिन सकते हैं। क्या हम अपने देश भारत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या भी गिन सकते हैं? हाँ, गिन सकते हैं, क्योंकि जनगणना होती है उसमें सभी व्यक्तियों की संख्या गिनी जाती है। तो जनगणना करके हम सभी व्यक्तियों की संख्या गिन सकते हैं, तो पूरे भारत देश की जनसंख्या गिनी जाती है। क्या संसार के सभी व्यक्तियों को भी गिना जा सकता है? तो सभी देशों के लोग अपने अपने देशों की अगर जनगणना करते हैं और सबको इकट्ठा करके अगर जोड़ा जाता है तो पता लगता है कि पूरे संसार की जनसंख्या कितनी है। तो ये भी गिनी जा सकती है। अध्यापक क्या आप अपने सिर के बाल गिन सकते हैं? तो बच्चे सोचते हैं सिर के बाल कैसे गिन सकते हैं, और क्या आप आकाश के तारों को भी गिन सकते हैं? तो ये इसमें उत्तर देंगे नहीं, क्योंकि सिर के बाल बहुत सारे होते हैं और आकाश में तारे भी बहुत सारे होते हैं। अब आकाश में तारे जो होते हैं उनको कैसे गिना जा सकता है? अगर कोई नई टेक्निक अगर आती है जिससे तारों को गिना जा तो गिना जा सकता है, लेकिन हम अगर गिनेंगे तो नहीं गिन सकते। तो ऐसा क्यों हम इनको नहीं गिन सकते? क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं। अच्छा, यह बताओ शायद आकाश के तारों या अपने सिर के बालों को गिनने में दिक्कत आए, मगर यदि गिन पाए तो इनके लिए भी कोई संख्या तो होगी। तो ये देखिए पहले बच्चों ने नहीं लिखा था क्योंकि सिर के बालों को गिनने में बड़ी दिक्कत आती है। अध्यापक ने बोला कि अगर इनको गिना भी जा सके तो क्या कोई संख्या होगी? तो संख्या तो जरूर होगी, क्योंकि गिनेंगे फिर कैसे? संख्याओं में तो हम गिनते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये सब संख्या होती हैं। अध्यापक वह संख्या काफी बड़ी होगी। हाँ, काफी बड़ी होगी, क्योंकि तारे और सिर के बाल तो बहुत ज्यादा होते हैं। मगर उस संख्या में भी यदि हम एक और जोड़ दें तो क्या उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि जैसे मान लो 2 में हम 1 जोड़ते हैं तो 3 आता है, तो 3 तो 2 से बड़ा होता है, और 3 में जोड़े तो 4 आता है, 4 में जोड़े तो 5। तो वो जो संख्या होगी, जैसे हम तारों को गिनेंगे या सिर के बालों को गिनेंगे, तो जो भी संख्या आएगी अगर उसमें हम एक और जोड़ दें तो क्या वो संख्या उनसे बड़ी होगी? तो इसका उत्तर आएगा हाँ, वो संख्या बड़ी होगी। तो बच्चे हाँ लिख देते हैं। क्या कोई संख्या ऐसी है जो सबसे बड़ी होती है? तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम सबसे बड़ी संख्या मानेंगे 10, तो 10 से एक ज़्यादा 11 है, 11 से एक ज़्यादा 12 है, 12। तो जो भी संख्या मान लो आती है, हम लास्ट में हम सोचते हैं ये सबसे बड़ी संख्या है, उसमें एक और जोड़ने पर उससे बड़ी संख्या आ जाती है। तो किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या आती है वो उसको उसकी परवर्ती संख्या बोलते हैं। जैसे 2 में 1 जोड़ते हैं तो ये 3 आता है, तो 3 जो है वो परवर्ती है 2 का। पर का मतलब होता है बाद में, उससे बाद में आने वाली ज्ञात होती है। तो जो उससे बड़ी होती है उसको परवर्ती बोला जाता है, और किसी भी संख्या में से एक घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती आती है। पूर्व का मतलब पहले, पहले आने वाली। तो ये देखिए जो 2 है ये 3 से पहले आती है, तो ये पूर्ववर्ती है, 3 की पूर्ववर्ती, और यह उस संख्या में से एक कम होती है। किसी संख्या में से अगर हम एक कम कर दें तो उससे पहले वाली संख्या आती है, और उसे पूर्ववर्ती संख्या बोला जाता है। जैसे 13 की पूर्ववर्ती संख्या 12 हो गई है,
28 की पूर्ववर्ती संख्या 27 हो गई है। तो प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती मतलब 1 का पूर्ववर्ती शून्य होता है, 0 होता है। तो शून्य का अर्थ क्या हुआ? आमतौर पर शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं मानते हम, ऐसे बोलते हैं शून्य, इसका मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर अध्यापक एक क्रियाकलाप के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं कि शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने 3 चौक लिए हैं और एक हाथ में एक पेन भी दबा लिया है, और 3 चौक से पूछते हैं कि मेरे हाथ में कितने चौक हैं, तो बच्चे कहते हैं 3 चौक हैं, उसमें से एक हटा दिया तो बोलते हैं 2 चौक हैं, उसमें से एक और हटा लिया बोलते हैं 1 चौक है। तो अध्यापक हाथ से 1 चौक और हटाकर अब पूछते हैं कि मेरे हाथ में अब कितने चौक शेष बचे हैं। तो बच्चे बोलते हैं 1 भी नहीं। अध्यापक बोलता है 1 भी नहीं, अच्छा बताओ 1 भी चौक शेष नहीं बचा, इसे कैसे लिखेंगे? अब बच्चों को तो पता ही नहीं कैसे लिखेंगे 1 भी चौक शेष नहीं बचा। तो या तो वो लिखेंगे पता नहीं, या फिर लिखेंगे 0, शून्य। तो बच्चों जब कोई वस्तु 1 भी ना हो मतलब 1 भी नहीं हो, यानी उस वस्तु की अनुपस्थिति हो, तो उसे शून्य लिखते हैं। शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं, यह नहीं हो, क्योंकि मेरे हाथ में चौक शून्य है, मतलब चौक तो उसमें 0 है, लेकिन पेन मौजूद है, तो कुछ भी नहीं, मतलब इसको कुछ भी नहीं बोलेंगे हम। 1 भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जैसे आपके कक्ष में 1 भी हवाई जहाज नहीं है, यानी शून्य है, परंतु हम यह नहीं कह सकते कि कक्ष में कुछ भी नहीं है। कुछ तो है, हम भी बैठे हैं, टीचर भी है, और बेंच भी है, मेज वगैरह काफ़ी कुछ है इसमें, तो कुछ भी नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे 1 भी नहीं, 1 भी हवाई जहाज नहीं है, 1 भी टेबल नहीं है, 1 भी स्टूडेंट नहीं है, ऐसे तो बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है नहीं बोल सकते। तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम शून्य को एक पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। तो जो प्राकृत संख्या होती हैं उसका जो ग्रुप होता है 1 से लेकर पॉजिटिव जो धनात्मक सारी संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। उनमें जो शून्य होता है वो 1 जो होता है 1 का पूर्ववर्ती होता है। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती लिख दिया हमने। प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। प्राकृत संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4, 5, ये जो होती हैं, अगर इसके साथ 0 भी मिला दिया जाए तो ये होगी पूर्ण संख्या, मतलब ये पूरी हो गई। पहले ऐसे अधूरी सी लग रही थी, तो अब ये पूरी हो गई, इनको पूर्ण संख्या बोलेंगे। इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। रमन कमरे की छत पर है और उसकी बहन गीता अंडरग्राउंड में कुछ सामान लेने गई है। मतलब रमन जो है वो तो कमरे की छत पर है, और उसकी बहन गीता अंडरग्राउंड गई है, बेसमेंट में गई है। अमन भूमि तल से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। अमन तो 3 मीटर ऊपर है भूमि से, जमीन से, और गीता भूमि तल से 3 मीटर नीचे गई हुई है। तो एक हवाई जहाज भूमि से 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हम ये भूमि मान लेते, ये जमीन मान लेते हैं, इसे 1000 मीटर ऊपर ये हवाई जहाज उड़ रहा है। और एक पनडुब्बी जो होती है समुद्र में तैरती है, जो पनडुब्बी, वो देखिए जमीन से नीचे है, कितने 12 मीटर नीचे है इस भूमि से। इसकी ऊंचाई व गहराई को किस प्रकार दर्शाते हैं? देखिए इसमें हमने ऊपर की तरफ तीर लगा दिया है, और इसमें हमने नीचे की तरफ तीर लगा दिया। तो नीचे की तरफ का मतलब ये ज़मीन से नीचे है, और ऊपर की तरफ तीर लगाए तो ये ऐसे लिख दिया हमने, ऊपर उड़ रहा है। तो रमन तो 3 मीटर ऊपर है, यहाँ पर 3 मीटर, और जो गीता है वो 3 मीटर नीचे है, तो ऐसे लिख दिया हमने। मतलब ये तीर जो है हमने उल्टे लगा दिए, कहाँ से? यहाँ से। इसको ये बीच में एक पॉइंट मान लिया है भूमि को, और ये तो ऊपर है ज़मीन से, और ये नीचे बेसमेंट में है। हम अपने दैनिक जीवन में सुनते हैं 500 रुपये की हानि हुई या 500 रुपये का लाभ हुआ। जहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि धनात्मक संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। मतलब अगर 500 रुपये की हानि मतलब 500 रुपये का नुकसान हो गया, और ये लाभ हो गया, तो मतलब हमारे पास 500 रुपये जुड़ गए। अगर हम पूर्ण संख्याओं के समूह में इनके ऋणात्मक भी शामिल कर दें, तो संख्याओं का जो समूह बनता है उन्हें पूर्णांक बोला जाता है। ये देखिए ऋणात्मक संख्याएं हैं, और ये धनात्मक संख्याएं हैं, और ये 0 है। तो ये जो क्या प्राकृत संख्या थी 1 2 3 4, और इसमें 0 भी मिला दिया तो पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक और मिला देते हैं तो वो बन जाती है पूर्णांक। तो ये पूर्णांक हैं, जिनको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6 जैसे। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो जाती हैं, इसमें 0 भी मिला दिया। और अगर पूर्ण संख्या में नेगेटिव जो है ऋणात्मक और जोड़ दें तो ये पूर्णांक बन जाते हैं। तो ये देखिए ये पूर्णांक, इसका मतलब पूर्णांक में तो सारे आ गए,
और उसमें जो पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 आ गया, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 आ गया। सारणी में रिक्त स्थान भरो। 100 बंडल, ये देखिए 100 बंडल है, ये 10 बंडल हैं, ये खुले हैं। तो ये माचिस की तिल्ली है, तो 100 को हम यहाँ पर 1 सैकड़ा, 100 का मतलब 1 सैकड़ा, और 10 का मतलब 1 दहाई, एक ये है 1 बंडल है, 10 का 1 बंडल है तो 1 दहाई है, और ये 100 का बंडल है तो 1 सैकड़ा है। और 4 इकाई मतलब ये 1 1 1 करके 4 हैं, तो ये 4 इकाई यहाँ पर लिख देते हैं। तो संख्या होगी 1 1 और ये 4, तो इनको ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 सैकड़ा का मतलब 100 ये हैं और ये 10 हैं, 1 दहाई का मतलब 10 तिल्ली हैं और 4, तो ये सब मिलाकर 114 होगी। इसी तरह यहाँ सैकड़े में 0 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, और ये दहाई में 1 दहाई 2 दहाई 3 दहाई 4 दहाई 5 दहाई 6 दहाई, तो ये 6 दहाई हो गई यहाँ पर, और ये 5 हो गया, तो ये 6 दहाई मतलब 60 हो गए, 5 हो गए 65 हो गए। इसी तरह से यहाँ पर एक सैकड़ा है और यहाँ पर दहाई 0 है, और ये खुले कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हमने 1 सैकड़ा 0 दहाई और 8 लिख दिया है, तो 108 संख्या बन गई है। इसी तरह से यहाँ पर सैकड़ा 0 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, तो 6 दहाई, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हैं इकाई, तो ये होगी 69, 69 हो गई ये संख्या होगी 69। अब है संख्या लिखो। सैकड़ा दहाई इकाई, इसको विस्तारित रूप में लिखना है और संख्या भी लिखनी है क्या बनती है। तो 1 सैकड़ा मतलब 1 सैकड़ा ये 100, 5 दहाई का मतलब होता है 50, 5 दहाई 50, पहाड़े पर पढ़ते हो आप, 5 दहाई 50, और 4 इकाई, तो ये टोटल में 100 50 और 4 154 हो गया यहाँ पर। इसी तरह 2 सैकड़ा, देखिए यहाँ पर 200 दे रखा है, 60 दे रखा है, 7, तो ये 200 जो दे रखा है उसका हमने दो यहाँ पर लिख दिया 2 सैकड़ा। 60 में 6 दहाई होती हैं और 7 इकाई, तो यहाँ पर 267 संख्या बन गई। अब इसमें ये सब भर रखा है यहाँ पर, और हमें यहाँ पर भरने 300, 3 सैकड़ा मतलब 300, और 9 दहाई मतलब 90, और 3 इकाई, तो ये हो गया 393। अब की संख्या लिख रखी बस ये, तो ये 508, तो 500 लिख दिया, 0 दहाई तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर 0 है, और 8 508, तो ये 5 सैकड़ा 0 दहाई और 8 इकाई। ऐसे ही यहाँ पर 400 दे रखा है, 400 इकाई, दहाई भी 0 है और इकाई भी 0, तो यहाँ पर 4 सैकड़ा दहाई 0 इकाई भी 0, तो यहाँ पर हमने 400 लिख दिया है। इसी तरह से यहाँ पर 959 लिख दिया है, 888 लिख दिया है। अब लिखना है घटते और बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम में लिखना है मतलब पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा, वो बढ़ता क्रम हो जाता है। तो यहाँ से ये संख्या हमें दे रखी हैं, सबसे छोटी है 415, उसके बाद 425, फिर 435, फिर 445, तो ये 415 लिख दिया, फिर 425, 435 और 445, मतलब सबसे इन सब में सबसे छोटी संख्या 415 है, फिर बड़ी, तो ये हो गया बढ़ता क्रम। और ये है घटता क्रम। घटता क्रम मतलब पहले बड़ी और उससे छोटी, छोटी छोटी ऐसे नीचे घटती चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ी है 445, फिर 435, 425, 415। इसी तरह से इनमें भी लिखना है। इनमें सबसे छोटी है 888, फिर 898, 989, और ये 9999 लिख दिया। इधर हमने घटते क्रम में लिख दिया है, तो यहाँ से आप ये लिख लेना। इसके बाद एक पहले और एक बाद की संख्या लिखो। तो ये है देखिए 399 से एक पहले, 398 है इसकी पूर्ववर्ती, और 400 होगी इसकी परवर्ती। ऐसी 600 की पूर्ववर्ती 599, परवर्ती 601। 777 में से एक घटाएंगे 776 आएगा पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब पहले आने वाली, और इसमें एक जोड़ेंगे तो 778 परवर्ती आ जाएगी। तो ये पूर्ववर्ती है, ये परवर्ती 656 की, 696 की पूर्ववर्ती 695, और बाद में आने वाली 697 परवर्ती। ऐसे ही 969 की पूर्ववर्ती 968 और 970 होगी परवर्ती। इसी तरह से हमें 78 और 80 दे रखा है, इनके बीच की संख्या लिखनी है। तो ये आ गया 79, यहाँ पर ये 58, ये 70। तो देखिए ये यहाँ पर एक मिस प्रिंटिंग है, 58 यहाँ दे रखा है और 70 यहाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, या तो यहाँ पर 58 और 60 दे रखा होता है तो यहाँ पर 59 लिख देते, और अगर यहाँ पर 68 और 70 दे रखा है तो यहाँ पर 69 लिख देंगे।
इनमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है 45 और 47, इनके बीच की संख्या होती है 46, यहाँ 88 और यहाँ 90, बीच की संख्या 89 होती है। यहाँ पर 89 और 91 तो बीच की संख्या 90 होती है। यहाँ 98 और यहाँ 100 बीच की संख्या 99 होती है। यहाँ पर है संख्या लिखो, तो ये दे रखी है, ये अंकों में जो ऐसे लिखी जाती है इनको अंकों में बोलते हैं, ये शब्दों में दे रखी है 5789, 5789। अब ये अंकों में दे रखी है यहाँ 8659, तो यहाँ पर लिखेंगे 8659। अब यहाँ पर ये शब्दों में दे रखी है 38,978, तो यहाँ लिखेंगे 38,978। 53,000, देखिए सैकड़ा की जगह कुछ नहीं है, यहाँ पर जीरो है, 53,075, तो यहाँ लिख देंगे 53,075। यहाँ पर 28,407, तो 28,000 ये 400 और दहाई की जगह कुछ भी नहीं है 7, तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब यहाँ पर हमें बोला है कि लिखो, यहाँ तीसरे पे आते हैं, ये देखते हैं। मान लीजिए हमें ये नहीं पता कि क्या है ये, 38,978, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसमें लिखेंगे 38,000, 10,000 से ऊपर है ये, और 900 सैकड़ा की जगह लिखेंगे 9, और 78 यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से इनको लिखते हैं, तो यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हैं। अब है संख्याओं के मान लिखो, ये संख्याएं दे रखी हैं ये, और इनके मान लिखने हैं। जैसे संख्या को बोलेंगे तो लिखेंगे 6,375, तो यहाँ पर 10,000, हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई लिख रखे हैं, तो 6,000 और 300 ये सैकड़ा में आ जाएगा, और ये 7 दहाई और 5 इकाई। इधर 17,307, तो ये 17,000 ये आ गया है, और सैकड़ा की जगह 3 आ गया है, दहाई की जगह कुछ भी नहीं है, और ये 17,307 हो गया है। इसी तरह और संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 53,490, 10,000, यहाँ हज़ार, ये सैकड़ा, ये दहाई, ये इकाई, तो ये आ गया 53,400 और ये 90। इधर 70,349, तो ये हो गया 70,349। ऐसे ये 82,465, तो यहाँ पर लिख दिया 82,465। और अब देखिए ये यहाँ पर दे रखे हैं, इनके जो स्थान पर जो भर रखे हैं अंक ये दे रखे हैं, तो हमें संख्या बतानी है। तो ये यहाँ पर ये है 56,000, और ये सैकड़ा की जगह 3 है, तो यहाँ पर लिख दिया 56,000, सैकड़ा की जगह 3, तो ये 300, और ये हो गया 97। इसके बाद ये है 70,000, तो यहाँ पर 70,845 ये लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ 10,000 की जगह कुछ भी नहीं है, ये लिख रखा है 5,000, तो यहाँ लिख दिया है 5,000, 10,000 की जगह 0 लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, और 260 यहाँ लिख दिया 260। ये है 69,000, ये 0 है यहाँ सैकड़ा की जगह कुछ नहीं, तो ये बोलेंगे 73, 69,073। यहाँ से आप सारे उत्तर लिख सकते हैं। अब यह विस्तारित रूप में लिखना है, ये संख्या दे रखी है यहाँ पर, और ये विस्तारित रूप दे रखा है, यहाँ पर हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, तो 6,538 जैसे संख्या है 6,538। इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, ये लिख दिया 6, इसके आगे 1 2 3 3 अंक बच गए, 1 2 3, इसके बाद 5 की बारी आती है, 1 2 अंक बचे हैं, तो इसके बाद 3 आ गया है, यहाँ 3 लिख दिया, इसके आगे सिर्फ ये 8 है जो 1 अंक बचा है, और फिर नीचे लिख देंगे 8, तो ये इसका हो गया विस्तारित रूप। इसको हम लिख सकते हैं 6,000 जमा 500 जमा 30 जमा 8, ये इसका विस्तारित रूप हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे विस्तारित रूप 6,538 का ये है 6,530 जमा 8। हज़ार के नीचे 6 लिख दिया है, सैकड़ा के नीचे 5 लिख दिया है, दहाई के नीचे 3 और 8 लिख दिया है। इसी तरह से ये 8,073 है, तो यहाँ पर ये इसका विस्तारित रूप लिख दिया है, और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है यहाँ, तो यहाँ पर 8 लिख दिया है, 0 लिख दिए है, 7 और 3 लिख दिया है। इस तरह से ये जो है इसमें सिर्फ यहाँ पर 5 दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर 7 दे रखा है, और 9 दे रखा है, और इधर सिर्फ 6 दे रखा है। तो यहाँ हमने लिख दिया है 5 तो है, हज़ार की जगह पे हमने यहाँ पर 7 लिख दिया है, और 9 इकाई की जगह पर हमने 9 लिख दिया है, और देखिए सैकड़ा की जगह पे यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ से हमने यहाँ पर 6 लिख दिया है। हमारे पास संख्या बन गई है 7,659, तो यहाँ 7,000 और यहाँ 600 लिख दिया है, और यहाँ पर लिख दिया 50, और ये यहाँ पर हमने इनको भी भर दिया है, 7 भर दिया, यहाँ पर 6 भर दिया, यहाँ पर 5 भर दिया, यहाँ पर 9 भर दिया है। इसी तरह यहाँ पर 8 दे रखा है, और यहाँ पर 900 दे रखा है, और यहाँ पर ये 73 दे रखा है। 8 तो यहाँ पर पहले लिखा है, सैकड़ा की जगह यहाँ पर 9 लिख देते हैं,
और यहाँ से दहाई की जगह यहाँ पर 7 लिख देते हैं और इकाई की जगह यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 लिख दिया है। तो इस तरह इसका विस्तारित रूप लिखेंगे हम, तो 8,970 और 3। इसी तरह से यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ 5,000 लिख दिया है और यहाँ पर 700 दे रखा है तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया है। यहाँ दहाई में 8 दे रखा है तो यहाँ पर हमने यहाँ से 8 लिख दिया है और यहाँ 3 भी दे रखा है, तो ये संख्या बन गई 5,783। यहाँ पर हमने इसका विस्तारित रूप लिख दिया है और यहाँ पर हमने ये अंक भर दिए हैं और इसी तरह से इसमें भी कर दिया है। अब ये आएगा स्थानीय मान लिखो। अगर स्थानीय मानों को जोड़ देते हैं तो ये विस्तारित रूप बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्थानीय मान दे रखे हैं, जैसे संख्या है 67,498, तो यहाँ पर ये 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 60,000 हो गया। और 8 का, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 तो इकाई का है तो यहाँ पर 8 लिख दिया है। 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये 400 आ गया। 7 का तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हो गया 7,000। 9 का तो इकाई, दहाई, तो 9 दहाई 90, तो इस तरह से ये हो गया स्थानीय मान। अब है इसमें जो अंक है उनके स्थानीय मान, 6 का है 60 क्योंकि दहाई की जगह पर है ये, और 8 का है 800, और 4 का है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000, और 7 का है इकाई पर है तो ये 7 रहेगा, और 9 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये 9 आ गया 9,000। इसी तरह 86,749 है तो ये हो गया यहाँ पर 6 का, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 6,000 हो गया। और यहाँ 8 का है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 80,000 हो गया। इकाई, दहाई, ये हो गया 400, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया 700, और ये हो गया 9। इसी तरह से ये स्थानीय मान दे रखे हैं, जैसे 6 का स्थानीय मान 6 है तो ये इसका मतलब ये इकाई पर है, और ये 80 है इसका मतलब ये आएगा दहाई की जगह पे 8, और ये 4,000 दे रखा है, इसका मतलब जो 4 है वो 1,000 की जगह पर आएगा, यहाँ लिख दिया है। और 70,000 तो ये 7 जो है वो 10,000 की जगह पर आएगा, और ये 900 है तो ये 9 है जो सैकड़ा की जगह पर आएगा। इस तरह से हमारी ये संख्या बन जाती है। अगर स्थानीय मान दे रखा है तो हम संख्या निकाल सकते हैं, और संख्या दे रखी है तो स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या दे रखी है तो यहाँ पर स्थानीय मान निकाल सकते हैं इनका। यहाँ पर 8 का देखिए क्या आएगा, 8 इसमें है ही नहीं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हमने। और यहाँ पर 4 का स्थानीय मान यहाँ 4 है, और 7 का ये 70 आ गया क्योंकि दहाई पर है, और 9 का ये 90,000 आ गया क्योंकि ये 10,000 के स्थान पर है। अब यहाँ पर देखिए स्थानीय मान दे रखा है ये, और स्थानीय मान से फिर हम संख्या निकाल सकते हैं, ये लिख दी हमने। जैसे 6 का स्थानीय मान 600 है तो ये सैकड़ा की जगह आएगा 6। ये 8 का स्थानीय मान है 80,000 तो यहाँ पर 10,000 की जगह पर आएगा। 4 का मान 40 दे रखा है तो यहाँ पर दहाई की जगह आएगा। 7 का मान 7,000 दे रखा है तो ये 1,000 की जगह आएगा, और 9 का मान 9 दे रखा है तो ये इकाई की जगह आएगा। इस तरह से संख्या बन गई है 87,649। अब ये है घटते बढ़ते क्रम में लिखो। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया है, उनमें ये जो संख्या थी ये 3 अंकों की थी और इसमें 4 अंकों की है, तो ये है बढ़ते क्रम में लिखो। अब पहले हम ये देखेंगे ये इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, लेकिन ये बीच वाले में 5 अंक हैं। तो हम इन दोनों को की तुलना करते हैं कौन सी इसमें से छोटी है। तो ये 5,960 है, इधर 5,967 है, तो ये वाली छोटी है। यहाँ पर लिख दिया 5,960, फिर ये 5,967, फिर ये 5 अंकों वाली संख्या लिख दी है 59,681। इसमें देखिए ये फिर उल्टा हो जाता है, 59,681, 5,967, और यहाँ पर बचा है ये आ जाएगा 5,960। इस तरह से ये है 6,759, 608 और 7,695। सबसे छोटी कौन सी हुई, 608। अब ये हुई, इसके बाद 6 हो गया, देखिए 1,000 की जगह पे 6 है, यहाँ पर 7 है तो ये 6,759, यहाँ पर 7,895। अब इसका उल्टा मतलब घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं 7,695 और 6,759 और 608। अब इसमें है ये 5 अंकों वाली हैं सारी ये संख्याएं। इनमें देखिए शुरू में 4 है, सब में, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसके बाद 9 है, इसमें भी और इसमें भी। इसके बाद 600, ये 6 है सब में, और यहाँ पर 73 है, यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 72 है, तो सबसे कम इसमें है तो हम इसको लेंगे 4। ये 49,672, फिर उसके बाद इसमें है तो 49,673, और यहाँ पर 49,675 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। अब हम इसका उल्टा यहाँ पर लिख देते हैं 49,675, फिर 49,673, और ये हो गया 49,672। ये घटते क्रम में हो गई, ये है बढ़ते क्रम में। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। जो संख्या रेखा है उस पर हमने देखा है कि जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है।
शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है और शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तो देखिए ये हमारे पास संख्या रेखा है, इसमें जो ये बीच में तो शून्य आती है और इस तरफ इधर दाईं तरफ सभी धनात्मक पूर्णांक आते हैं और जो बाईं तरफ है संख्या रेखा के बाईं तरफ यहाँ पर आती है ऋणात्मक। तो ये देखिए संख्या रेखा पर क्या लिखा है, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तो जैसे जैसे इधर जाते हैं तो जो अंक होते हैं या संख्या जो होती है वो बड़ी होती चली जाती है और इधर जाते हैं तो बाईं तरफ जाते तो छोटी होती चली जाती है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल है ये 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है। इधर 0 से 1 कम -1 है, इससे -1 कम -2 है, फिर इससे 1 -3 है। तो जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाएंगे तो एक घटता चला जाता है, जैसे जैसे दाईं तरफ जाएंगे तो एक बढ़ता चला जाता है। इसलिए इसमें लिखा है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, ये क्योंकि धनात्मक पूर्णांक इस तरफ होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक इस तरफ होते हैं। अब शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है, तो ये मिटा देते हैं पहले हम यहाँ से। ये शून्य है, शून्य इनके ये जो धनात्मक पूर्णांक है इनके बाईं तरफ है, तो ये छोटा है और शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है। तो ये सब है ऋणात्मक पूर्णांक और इनसे ये शून्य जो है वो दाईं तरफ है, इसलिए ऋणात्मक पूर्णांक से ये बड़ा होता है। यहाँ से मैंने साफ कर दिया है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब इसमें ये दे रखा है कि देखिए ये -5 और -4 इसमें बड़ा कौन सा है। तो मैंने क्या बताया था, संख्या रेखा पर जो दाईं तरफ वाला होता है वो बड़ा होता है और जो बाईं तरफ होता है वो छोटा होता है। तो इनमें से ये दोनों लेते हैं, दाईं तरफ कौन सा है -4, तो -4 बड़ा है इसलिए इसकी तरफ खुला मुँह कर दिया हमने। अब इन दोनों में 1 और -3 में, तो एक तो ये है, यहाँ पर -3 है, ये -3 है और ये है 1। इनमें से देखिए बाईं तरफ कौन सा है, बाईं तरफ -3 है और दाईं तरफ 1 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 1 बड़ा हुआ। तो इसलिए इसका मुंह जो है खुला इस तरफ आ गया है। अब अगला है -4 और 0, तो -4 तो यहाँ पर है और यहाँ पर 0 है, तो 0 के बाईं तरफ है ये, तो -4 छोटा हुआ है इसलिए 0 की तरफ ये खुला मुँह कर दिया है, क्योंकि 0 -4 से बड़ा है। तो यहाँ तक आपको ये तो समझ आ गया होगा ये टॉपिक कि अगर बाईं तरफ जो अंक होता है वो छोटा होता है, दाईं तरफ होता है जो बड़ा होता है। पूर्णांकों की जमा घटा, अब पूर्णांकों की जमा घटा करके देखते हैं। मेरे पास 2 रंग के वृत्त हैं, एक तो नीला वृत्त है और एक लाल वृत्त है। नीला है -1 और लाल है +1। यदि लाल रंग का वृत्त +1 है और नीले रंग का वृत्त -1 मतलब घटा 1 को दर्शाता है, तो बच्चों यदि हमें घटा 6 जमा 4 लिखना हो तो हम नीले रंग के वृत्त कितने लेंगे। तो देखिए घटा 6, तो घटा 6 में हम 6 लेंगे नीले रंग के वृत्त, ये 6 ले लिए हैं। लाल रंग के वृत्त कितने लेंगे, तो ये हम लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6 लेंगे। लाल रंग के वृत्त कितने लेंगे, तो ये 4 लेंगे, 1 2 3 4। लाल वृत्त क्या दर्शा रहा है, तो लाल वृत्त जमा 1 को दर्शा रहा है, ये लिख रखा है ना ऊपर जमा 1 को। और नीला वृत्त क्या दर्शा रहा है, ये घटा 1 को दर्शा रहा है। तो 1 में से 1 घटाया तो कितना हुआ। अब 1 में से अगर 1 घटा देंगे तो 0 हुआ। नीले वृत्त को हम लाल वृत्त से काट सकते हैं, अंत में किस रंग के कितने वृत्त बचेंगे। तो देखिए नीले रंग के वृत्त हैं 1 2 3 4 5 6 और इधर लाल रंग के 1 2 3 4 हैं। अगर इसको एक को इससे काट दिया है, इसको इससे काट दिया है और इसको इससे काट दिया है, इसको इससे काट दिया है, तो ये नीले रंग के 2 वृत्त बचेंगे, नीले रंग के 2 वृत्त बचेंगे। यहाँ पर लिख देंगे नीले रंग के 2 वृत्त रह जाएंगे। नीले रंग का मतलब घटा है, तो उत्तर क्या हुआ, तो यहाँ पर 2 बचा था। अगर नीले रंग का मतलब घटा है तो यहाँ पर घटा 2 आ गया है। इस उत्तर में क्या चिन्ह आया है, तो इस उत्तर में घटा का यानी ऋणात्मक चिन्ह आया है। तो यहाँ पर बच्चे लिख देंगे घटा या फिर ऋणात्मक। कौन से रंग के वृत्त ज़्यादा थे, नीले रंग के वृत्त ज़्यादा थे। इसमें उत्तर में क्या चिन्ह आया है, तो उत्तर में ऋणात्मक चिन्ह आया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये है नीले रंग का मतलब घटा हो, तो उत्तर क्या हो, तो ये घटा 2, तो ऋणात्मक चिन्ह आया है।
तो बच्चों इससे पता चलता है कि जिस रंग के वृत्त अधिक थे उत्तर में उसी वृत्त का चिन्ह आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम दो ऐसे अंकों या दो ऐसी संख्याओं का जोड़ करेंगे जिनके चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उत्तर में बड़ी वाली संख्या का चिन्ह ही आएगा। जब भी हम किन्हीं दो अंकों या दो संख्याओं का जोड़ करेंगे और कैसी संख्याओं का जिनका चिन्ह अलग हो, कि एक का चिन्ह जमा हो एक का घटा हो, तो उत्तर में किसका चिन्ह आएगा? बड़े वाले का चिन्ह आएगा। जैसे देखिए ये घटा 6 जमा 4 है तो यहाँ पर घटा 2 है। मान लीजिए हम यहाँ पर घटा 10 ले लेंगे, घटा 10 जमा 6 तो यहाँ पर घटा 4 आएगा। और यहाँ पर मान लो 10 और घटा 5 है तो यहाँ पर उत्तर आएगा 5। तो यहाँ पर जमा का 5 आएगा, क्योंकि जमा को हम लिखते नहीं हैं इसलिए हम सीधा 5 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जमा का बड़ा है घटा का छोटा। यहाँ पर घटा का बड़ा था तो यहाँ पर हमने घटा का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ घटा की संख्या बड़ी है। इनसे हमने यह सीखा कि जो अंक बड़ा होगा उत्तर में उसी का चिन्ह आएगा। अब है समान चिन्ह। अगर दोनों के समान चिन्ह आएंगे तो दोनों के जो चिन्ह हैं वही उत्तर आएगा। ये जैसे 5 और 3 जमा जमा के हैं तो ये 8 भी जमा का आया, धनात्मक आया है। और अगर दोनों घटा के हैं तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो भी घटा का आएगा। अलग अलग चिन्ह होंगे, जैसे यहाँ पर -4 और +2 है तो जो बड़ी संख्या होगी या बड़ा अंक होगा उसका चिन्ह आएगा। यहाँ पर -4 जमा 2 ये होगा -2, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह वाला जो अंक है वो बड़ा है तो इसका निशान ये ऋणात्मक ही आ गया है। देखिए ये 5 है और 3 ये हैं, 8 हो गए, क्योंकि ये भी लाल है और ये भी लाल है तो दोनों निशान एक हैं तो उत्तर में भी यही निशान आएगा। जमा का निशान हमें यहाँ पर लिखते नहीं है तो ये जमा के 8 आ गए। नीले 6 हैं और नीले ही फिर 2 और हैं तो ये नीले नीले मिलकर घटा 8 बन गए। मान लो हमारे पास 4 आम हैं जमा 4 आम हैं तो हम यहाँ पर 8 आम लिखेंगे। हम यहाँ पर संतरा थोड़ी लिखेंगे, 8 संतरा। तो सेम चीज़ होती वो तो जुड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पर लाल हैं तो ये सेम जुड़ गए और निशान भी उनका ही आएगा। जैसे हम यहाँ आम था, यहाँ पर आम था तो यहाँ पर भी आम आया है। तो ये नीले हैं, 6 नीले ये हैं और 2 नीले हो गए तो 8 नीले हो गए। तो ये निशान लगा दिया हमने नीले का, मतलब घटा का ऋणात्मक लगा दिया है। इसके बाद अगर दो अलग अलग साइन हो, जैसे यहाँ पर घटा का साइन है और यहाँ पर जमा का है, तो जैसे ही 4 नीले हैं और 2 लाल हैं तो इनमें जो बड़ा होगा उसका निशान आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो जीतता है बड़ा तो उसी का निशान आएगा। अगर घटा जमा करते हैं तो जो बड़ा होता है उसी का निशान आता है। अब संख्या रेखा की मदद से पूर्णांकों के जमा या घटा करो। अब हमें दे रखा है 5 घटा 9, 5 घटा 9 तो यहाँ 0 से शुरू करते हैं हम। संख्या रेखा में 0 से 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 पर पहुँच गए। अब 5 से फिर घटा 9 मतलब वापस 9, घटा के निशान यहाँ पर तो वापस आना पड़ेगा। तो 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये उत्तर आ गया घटा 4। ये संख्या रेखा होती है, यहाँ पर बीच में 0 होती है, इधर जमा 1 2 3 4 ये ऐसे होते हैं और इधर घटा की संख्याएँ होती हैं। तो इसी तरह से अगर घटा 5 और जमा 6 को करेंगे हम तो यहाँ 0 से शुरू करते हैं। घटा 5 तो घटा की तरफ आएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आ गए। और जमा के 6 तो यहीं से शुरू करेंगे हम, 1 इसमें जमा करेंगे 6, 1 2 3 4 5 6 उत्तर आ गया 1। ये घटा 5 है और जमा 6 तो इनमें बड़ा कौन सा है? 6 है। तो जो 1 आया है उसमें जमा का निशान आया है, तो जमा का निशान को हम लिखते नहीं हैं तो हम 1 लिख देंगे। इसी तरह अगर ये सेम निशान है, देखिए -2 घटा 2 और घटा 3 तो हम 0 से शुरू करते हैं। 0 से हम घटा 1 2 यहाँ पर पहुँचे। उसी के बाद घटा के ही तरफ जाना है, मतलब इसी तरफ 1 2 3 तो ये आ गया है घटा 5। तो ये सेम निशान थे तो यहाँ पर निशान वैसे ही आएगा। दोनों के अगर सेम निशान है तो उत्तर में भी इन्हीं का निशान आता है। अब ये अलग अलग निशान है। 0 से शुरू करते हैं, 0 से 1 2 2 पर आ गए। अब जमा की तरफ जाना है, ये जमा 6 लिख रखा है तो जमा की तरफ जाना है, 1 2 3 4 5 6 उत्तर आ गया 4 घटा 2 जमा 6। तो ये अलग अलग हैं, अलग अलग निशान वाले हैं तो बड़े का निशान आता है तो जमा का 4 उत्तर आ गया। निम्न प्रश्नों पर संख्या रेखा की मदद से विचार करें और कारण सहित उत्तर दें कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। तो ये प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तो ये संख्या रेखा हमने बना ली है। इसमें दायां ये है और बायां ये है। हमने देखा दाईं तरफ तो संख्याएं बड़ी होती हैं, धनात्मक होती है, बाईं तरफ ऋणात्मक होती हैं। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मतलब ये यहाँ से लेके ये धनात्मक पूर्णांक है,
प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़े होते हैं। तो मैंने ये बताया था दाईं तरफ वाली संख्या बड़ी होगी। मान लो 2 और 3 में दाईं तरफ कौन सी है, 3 है, तो 3 2 से बड़ी है। और अगर मान लो -7 में और -6 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो 6 दाईं तरफ है तो 6 -7 से बड़ी होगी। तो दाईं तरफ जो होती है संख्याएं वो बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर धनात्मक जो है वो दाईं तरफ है, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ है, तो वो बड़ी है संख्या। यह है शून्य, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। ये जो शून्य है ये इसके बाईं तरफ है, तो ये छोटी है, तो ये आ गया छोटा है, तो ये सही हाँ आएगा, इसमें भी हाँ आएगा। इसके बाद शून्य प्रत्येक ऋणात्मक से बड़ा होता है, तो ये ऋणात्मक है, ये इधर शून्य है, तो यहाँ पर हाँ आएगा क्योंकि ये इसके दाईं तरफ है। शून्य जो है, शून्य इन सब के दाईं तरफ है, तो शून्य इन सब से बड़ा होता है, प्रत्येक ऋणात्मक से बड़ा होता है, तो यहाँ पर हाँ आएगा। इसके बाद शून्य न तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये ठीक है क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर हाँ लिख दिया है। कोई संख्या शून्य से दाईं और जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ शून्य से 1, तो इससे 1 बड़ी हुई, 2 स्टेप अगर गई है तो 2 बड़ी हुई, 3 तो 3 बड़ी हुई, 4 है तो 4 बड़ी हुई। यहाँ पर अगर 100 आ जाती है तो इससे 100 ज़्यादा बड़ी हुई। तो जितनी दाईं तरफ जाएंगे उतनी संख्याएं 0 से बड़ी होती चली जाएंगी। कोई संख्या शून्य से बाईं और जितनी अधिक दूरी पर जाती है उतनी ही छोटी होती चली जाती है। अगर इस तरफ आती हैं तो ये 0 से छोटी होती हुई चली जाती हैं। यह है पूर्णांक कार्ड, यह है गणित की किट में उपलब्ध पूर्णांक कार्ड है। ये पूर्णांक कार्ड है, ये जो दिखा रखा है ये पूर्णांक कार्ड है, गणित की किट में है ये, जिस पर 0 से 104 तक ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ से ये 0 है, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ तक तो ये धनात्मक लिख रखे हैं। ये 0 से नीचे की तरफ घटा 104 है, यहाँ से ये घटा 104 है नीचे की तरफ। अब 2 बच्चे गेम खेलेंगे, उन्हें 2 लाल रंग की और 2 नीले रंग की पासे दिए गए हैं। जैसे हम लूडो खेलते हैं उसमें बीच उसमें एक पासा होता है, 1 2 3 4 5 6 जो लिखे होते हैं, जो बिंदी सी लगी रहती है, उसी तरह से 2 लाल रंग की और 2 नीले रंग के पासे दिए गए हैं। लाल रंग का मतलब है जमा और नीले रंग का मतलब है घटा। तो बच्चों को बिना देखे एक पोटली में से 2 पासे निकालने हैं और लूडो की तरह ही गेम होगी। दोनों बच्चे अपनी गोटी 0 पर रखेंगे, पहले दोनों गोटियां यहाँ पर 0 पर रखी जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद यदि नीला पासा आया तो उस पर जितना अंक आएगा उतने अंक नीचे जाना होगा। मान लो उस पर आ जाता है 4, तो नीला आ गया, तो इसने बोला है उस पर जितना अंक आएगा उतने अंक नीचे जाना होगा। तो मान लो उस पर 4 आ जाता है, तो यहाँ 0 से हम 4 घटाएंगे, नीली जो होगी उसमें घटेगा, तो यहाँ से -1 -2 -3 इसकी गोटी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद दूसरा पासा फेंकना है। अगर लाल पासा फेंका है उतने अंक ऊपर जाना है। मान लो हमने लाल पासा फेंका और उस पर आ गया 6, तो पहले गोटी कहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ से 5, क्योंकि लाल पासा तो जमा की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगी गोटी इसकी। तो इस तरह से अगर दोबारा फेंकते हैं और दोबारा इसके हाथ में लाल गोटी आ गई और लाल गोटी को फेंकेगा तो आ गया 2, तो यहाँ से वापस आएगा यहाँ पर 1 2, क्योंकि जमा की तरफ जाएगा। इसको खेल को आप खेलना, बहुत अच्छा खेल है ये। आप ये बना भी सकते हैं, अपनी जो कॉपी है उस पर बना भी सकते हैं, बनाकर भी खेल सकते हैं। जो पासा होता है वो किसी भी रबड़ का या कोई ईंट का टुकड़ा घिस कर चौकोर बना लेना, उस पर बिंदी बिंदी सी लगा देना 6, तो इस तरह से आप खुद बना सकते हो इसको। तो यहाँ तक ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।